वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका यूपीपीसीएस प्री के लिए, मेंस के लिए, सब के लिए कंपाइल पूरा साइंस का कंपाइलेशन शुरू कर दिया है। हिंदी वाला मैंने डाल दिया है। अब भैया कई लोग उसमें इंग्लिश की डिमांड कर रहे थे तो भी मैंने इंग्लिश के लिए भी ले आया हूँ। ठीक है, परेशान मत हो, सब करा दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। साइंस इंग्लिश के लिए भी प्री मेंस सब कवर होगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, अच्छे से इसको फॉलो करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स शुरू करेंगे। ठीक है, डेली एक लेक्चर फिजिक्स का मिलेगा, मतलब साइंस का मिलेगा एक लेक्चर। अब मैंने पॉलिटी शुरू कर दी, इंडियन ज्योग्राफी चली रही है। ठीक है, पूरी कंप्लीट तैयारी प्री प्लस मेंस की हो जाएगी। अगर आप मेरा डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ले सकते हैं। इसके कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, अपना उसको पढ़िए। कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने वो मैं अभी आपको सिखा दूंगा। पूरी स्ट्रैटेजी मिलती है, डे वाइज आपको कैसे क्या पढ़ना है सब कुछ मिलता है। आप एक बार पेड ग्रुप लेके देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। काफ़ी कम दामों पर, क्योंकि टाइम काफ़ी मिल गया, जुलाई तक का मिल गया। अब आर ओ प्री और यूपीपीसीएस के लिए दोनों का समय है, तो आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अच्छी तैयारी के लिए। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले बात आती है यूनिट क्या होती है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, यूनिट आपने सुना होगा बोलते हुए ना, सर 1 किलो मुझे चाय की पत्ती दे दो, 1 किलो सेब दे दो। कभी ये सुना है कि भैया एक लीटर सोना दे दो? नहीं, है ना। 1 लीटर दूध दे दो कहोगे। लिक्विड की लीटर में होती है। लंबाई बोलोगे भैया यार ये 2 किलोमीटर लंबा रास्ता है, एक और कहोगे रास्ता 2 किलो लंबा है। हाँ, तो जो यूनिट्स बनाई गई हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स की, किसको किस में मेज़र करना है उसी को यूनिट कहते हैं। दो टाइप की यूनिट होती हैं, एक फंडामेंटल यूनिट होती है, एक डेराइव होती है। डेराइव जिसको हम डेराइव करते हैं, नाम ही से पता चल रहा है। जैसे जैसे आपको मैं बोल दूं एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब लेंथ को मीटर में मापते हैं, ब्रेथ को भी मीटर में, तो एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। ऐसे वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, वॉल्यूम मीटर, ब्रेथ मीटर, हाइट मीटर, तो ये बन गया मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे निकलता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरी चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट, यानी एसआई यूनिट। मतलब आसान शब्दों में कहें तो जो भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स हैं जिनमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करते हैं उसको बोलते हैं उसकी यूनिट। ठीक है, अब यूनिट दो टाइप की हैं, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती हैं? जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। यूनिट ऑफ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल, मतलब जो बेसिक हैं। जैसे ये, बस ये आपको याद रखना, 7 फंडामेंटल यूनिट है। 7 कौन कौन सी? मीटर को, मीटर लेंथ में किसको मापते हो? मीटर में, मतलब लेंथ को मीटर में नापते हैं। मास को किलोग्राम में मापते हैं। टाइम को सेकेंड में मापते हैं। अब कहीं लिखा हो समय की यूनिट आवर तो गलत हो जाएगी। करंट एम्पियर में मापा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर केल्विन में होता है। और डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड कर दिया जाता है। मतलब मान लो 5 डिग्री सेल्सियस को मैं बोलूँ केल्विन में ऐड चेंज करो, तो आप 273 + 5 कर दोगे तो 278 केल्विन बन जाएगा। ठीक है, ये अभी आगे कर लेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसकी मोल होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होती है। ठीक है, ये 7 फंडामेंटल यूनिट है जो आपको याद रखनी है। लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, थर्मोडायनेमिक्स केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ठीक है, बाकी ये सप्लीमेंट्री यूनिट है, दो याद कर लो। एंगल का होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। ठीक है, प्लेन एंगल रेडियन, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। और डेराइव यूनिट कौन सी होती है? द यूनिट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट। तो शॉर्ट में अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है तो ऐसे लिखोगे डेराइव यूनिट। ठीक है, और क्या लिख दोगे? कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट, कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट, बस कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट या कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, अब एग्जांपल जैसे वॉल्यूम, स्पीड। अब स्पीड में देखो क्या क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय पड़ा ना। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस की भी आपको पता है, डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर हो गई, और टाइम की सेकंड हो गई, तो स्पीड की मीटर पर सेकंड हो गई। पावर क्या होता है? पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, जूल। और टाइम की क्या होती है? सेकंड, तो पावर हो गया जूल अपॉन सेकंड। समझ रहे हो? अब जैसे फोर्स है, फोर्स क्या होता है? फिजिकल टू एम ए। एम क्या है? मास। ए क्या? एक्सेलरेशन। मास की किलोग्राम, एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहे हो? ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी समझते हैं पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत आती हैं दोस्तों। चलिए ध्यान से समझिए। जैसे पहले मैंने लिखा स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर में आपको पहले ऐसे शॉर्ट्स में लिख लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों। अब इसको आसान भाषा में समझिए। ये मैंने टिंगू को लगाया, नोबिता को, डब्बे को, ये बहुत डब्बा है।
अगर डोरेमोन ना हो इसके पास तो ये कुछ नहीं कर सकता, हर समय सुजुका के पीछे ही लगा रहता है। वज्र मतलब समझ सकते हो, पढ़ना लिखना नहीं है, सिर्फ सुजुका के पीछे लगा रहता है। क्या छोड़िए। अब जैसे नोबिता को बोला गया इसकी मम्मी ने कि नोबिता जाओ जाके जलेबी लेके आओ, जलेबी लेके आओ, 1 किलो जलेबी ले आओ, 1 किलो जलेबी। अब इसने पैसे लिए और भागते से भाग गया, इसने पूरी बात नहीं सुनी। इसकी मम्मी ने कहा था नोबिता अपने घर से दाएं मुड़ोगे ना, तो दाएं मुड़ोगे तो 1 किलोमीटर पे राजू जलेबी मिलेगी, अपने घर से दाएं मुड़ोगे। तो इसने इसको डायरेक्शन भी बताई थी, क्या बताई थी, डायरेक्शन भी बताई थी। पर इसने क्या करा, इसने सुना नहीं, चुपचाप भाग गया। अब ये इधर उधर देख रहा है, इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, किधर जाऊँ। तो इसको सिर्फ ये पता है कि मुझे 1 किलो जलेबी लेनी है, कहाँ से लेनी नहीं पता। तो ये हो गई स्केलर क्वांटिटी, मतलब जब आपके पास सिर्फ परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो। जैसे जैसे ये 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भाग के गया है, भागा है, तो इसकी स्पीड है ना। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। वहीं वेलोसिटी में क्या हो गया, वेलोसिटी में अब इसको ये पता होता अगर कि मुझे दाएं मुड़ना है, लाल बंगले में मिलेगी इस दुकान के पास, तो वेलोसिटी थी। वेलोसिटी का मतलब होता है जब स्पीड तो हो ही प्लस एक डायरेक्शन भी हो। अब मैं बोल दूं भैया कि आप 100 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ दिशा में भाग रहे हो, है ना, डायरेक्शन भी दे दूं कि इस दिशा में भाग रहे हो, तो वो आपकी वेलोसिटी हो जाती है। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। अब जैसे मास मैंने ले लिया, द्रव्यमान, ठीक है, उसमें सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है। द्रव्यमान पूरी दुनिया में आप लेते जाओ सेम ही रहेगा, द्रव्यमान पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, चाहे चांद पे जाओ, चाहे धरती, आकाश, पाताल, कहीं भी। और वहीं वेट जो होता है, भार, उसमें ग्रेविटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो मास बदल जाएगा। तो W = mg। अब मैं इस टिंगू के ऊपर अगर रख दूँ 100 किलो की बोरी, तो ये पाद मारेगा, नीचे बैठ जाएगा ये, है ना, समझ रहे हो ये। तो इस 100 किलो का अगर वेट रख दूँ तो वेट नीचे काम करता है ना, वेट में एक दिशा होती है। तो वेट जो होता है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और मास कैसी होती है, स्केलर होती है, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर बात कर लूँ दाब की, मतलब इंग्लिश में ही बात करता हूँ, प्रेशर की। अब प्रेशर = होता है फोर्स एक्टिंग अपॉन एरिया। अब प्रेशर कहीं भी लग सकता है, मैं इसके पैर पे लगा सकता हूँ, इसके हाथ पे लगा सकता हूँ, इसके पेट पे लगा सकता हूँ, समझ रहे हो, ये हटाओ तो मैं कहीं भी इस पर प्रेशर लगा सकता हूँ। तो प्रेशर में कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना। तो प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, कि इस पर दाब लग रहा है, वो मैं किसी डायरेक्शन में प्रेशर लग जाएगा, वो तो डिपेंड करता है कौन से एरिया में लगना है, ठीक है। तो प्रेशर भी आपकी कैसी यूनिट हो जाती है, स्केलर यूनिट हो जाती है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। याद रहेगा मुझे लगता है इतना, ठीक है। और स्पीड भी समझ गए। टाइम, अब बताए टाइम, मैं नोबिता 10 घंटे में आओ, कहाँ आओ ये तो नहीं बताया ना। तो टाइम भी आपका कैसा हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गई, समझ रहे हो, समय, याद रहेगा ना। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ फोर्स कौन सी यूनिट है, फोर्स, तो फोर्स दोस्तों वेक्टर है, क्योंकि फोर्स एक डायरेक्शन में, एक दिशा। मैं कहूँगा नोबिता कार में धक्का लगाओ, तो ये पूछेगा ना कहाँ धक्का लगाना, आगे लगाना, पीछे लगाना है, दाएं लगाना, बाएं लगाना है। फोर्स के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, फोर्स के लिए डायरेक्शन चाहिए होता है, इसलिए फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और आता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इनमें से कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर। तो देखिए डिस्टेंस जो होती है ये स्केलर होती है। अब मैं कहूँ नोबिता यार मेरे घर से तुम्हारा अगर 10 किलोमीटर है, तो ये दूरी हो गई ना। मैंने अभी इसको ये तो नहीं बताया 10 किलोमीटर कहाँ, दाएं बाएं, पूरा डायरेक्शन नहीं दिया कि 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है एक निश्चित दिशा की दूरी। जैसे अब मैं बोलूँ कि यार मेरा घर मेरे स्कूल से जो है वो इतनी दूरी पर है, तो ये तो डिस्टेंस हुई। पर मेरे स्कूल, अगर मैं बोल दूँ मेरा स्कूल यहाँ पे है, इस जगह पे है, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गई। जैसे मान लो आप जहाँ बैठे हो, मान लो अभी आप जहाँ बैठे हो वहाँ से कोई कुर्सी जितनी दूर पड़ी होगी, ठीक है, अब उसको वहाँ से यहाँ लाओगे तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गई। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। फाइनल एंड इनिशियल मतलब जब आप चले हो, जैसे मान लो आप स्कूल से चले, ठीक है, आप स्कूल से चले घर के लिए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, स्कूल से घर की ये डिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट तभी होगी जब आप कुछ शुरू करोगे, है ना। और दूरी, आप घर ही पे बैठे हो, बता दो यार दिल्ली इतनी दूर है कौन जाए, तो दिल्ली हो गई कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और जब आप बोल दो यार मैं अभी अपने घर से इतनी दूरी पर हूँ, मतलब जब आप उठे हुए हो, तो वो डिस्प्लेसमेंट है आपकी, ठीक है, जो आप कर रहे हो, ठीक। आई होप समझ गए होगे इतना। तो बस शॉर्ट में इसको लिख लो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं, उसको स्केलर बोलते हैं। एग्जांपल हो गया लेंथ, डेंसिटी। अब जैसे डेंसिटी है, देखो डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितनी भी हो सकती है, डेंसिटी से मतलब ही नहीं है डायरेक्शन का। पानी की अलग होगी, तेल की अलग होगी, पेट्रोल की अलग होगी, तो डेंसिटी का डायरेक्शन से मतलब नहीं, ठीक है। मास हो गया, स्पीड, टाइम, पावर, एनर्जी, ये सब, ठीक है, ये स्केलर। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो जाता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। अब जैसे वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अब आता है दोस्तों मेजरमेंट ऑफ लेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
देखिए जब आपको 10⁻³ से 10⁻², मतलब 100 होता है 10⁻² का मतलब 100 मीटर से लेके 1/1000 मीटर इतना मापना है आपको, तो आप मीटर स्केल का यूज़ करेंगे। किसका करेंगे? मीटर स्केल का यूज़। ऐसे शॉर्ट में लिख लो। और जब आपको 10⁻⁴ मीटर मापना है, कितना? 10⁻⁴, तो आप वर्नियर कैलिपर का यूज़ करेंगे। किसका? वर्नियर कैलिपर। इमेज देख लो, ये होता है वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे छोटा सा ऑब्जेक्ट रख देते हैं, इसको फिर ऐसे स्क्रू से घुमा के इधर ले आते हैं, ठीक है। तो जब 10⁻⁴ तक का मापना होता है, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? वर्नियर कैलिपर। और फिर जब आपको इसको मापना है, कितना? 10⁻⁵ से छोटा मापना है, 10⁻⁵ से छोटा मापना है, तो आप किसका यूज़ करोगे? स्क्रू गॉग और स्फेरोमीटर का। स्क्रू गॉग और स्फेरोमीटर का, जब 10⁻⁵ से छोटा मापना है, स्क्रू गॉग और स्फेरोमीटर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस की बात करनी है। लार्ज डिस्टेंस जो बहुत बड़ी यूनिट होती है, जैसे मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाऊंगा पर डिस्टेंस देखूंगा तो मैं फूट जाऊंगा। भाई ये सब हवाई बातें हैं सब, है ना। तो जो बहुत दूरी होती है, जिसमें इंपॉर्टेंट मेथड होती है, जिसको पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं, लार्ज डिस्टेंस यूज़ करने की, जैसे प्लैनेट और चांद सितारे इन सब की, ठीक है। चांद सितारों की दूरियाँ, ठीक है, सन से अर्थ की दूरी, इन सबको जो मापते हैं उसको पैरेलैक्स मेथड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स मेथड, ठीक है, याद रखना। जब एग्जाम में पूछ लो व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड, जो भी स्पेस में दूरियां मापते हैं बड़े बड़े ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, उसको बोलते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ मास, ये कभी बदलता नहीं है, किलोग्राम में ही मापा जाता है, चाहे टेम्परेचर बदले, प्रेशर बदले, लोकेशन बदले, मास हमेशा सेम रहता है। मतलब जैसे अर्थ पे आपका मास, मैंने बोला वेट ले लेता हूँ पहले, अर्थ पे आपका मास 60 किलो है, तो वही चांद पे आपका मास कितना हो जाएगा? 1/6 कर दो, 10 किलो। मतलब आप मोटे नहीं हो, आप गलत गोले पे हो, समझ रहे हो, तो वो पेल के खाओ। तो दोस्तों ये होता है, मतलब मास आपका जितना यहाँ पे है उतना ही चांद पे रहेगा, उतना ही आप पाताल पे रहेगा, उतना ही आप मार्स पे चले जाओ। मास कभी नहीं बदलता है, वेट बदलता है, क्योंकि ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है। समझ रहे हो बात को? तो ये हो गई मेजरमेंट ऑफ टाइम। दोस्तों तो टाइम आपको पता है हम क्लॉक में मापते हैं, पर जो एटॉमिक स्टैंडर्ड है टाइम का, उसको मापता है क्या? कैल्शियम एटम मापता है। वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है जो भी घड़ी में, आप देख तो घड़ी है, जो भी घड़ी में टिक वाइब्रेट करता है ना, एक वाइब्रेट, उसको मापता है। ये लेबोरेटरी मेथड है ना। तो इतना कोई ये कुछ खास नहीं है, बस सीजियम एटम याद रखो, प्रोड्यूस जो भी वाइब्रेशन होते हैं पीरियोडिक, उसको मापता है। वी नाउ यूज एन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम विच इज़ बेस्ड ऑन पीरियोडिक वाइब्रेशन, ठीक है, प्रोड्यूस इन अ सीजियम एटम, ठीक। बस इतना चलोगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी इससे आते हैं और डायरेक्ट सवाल भी आता है। तो सबसे पहले आपको 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये तो पता ही होगा। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी पता होगा। तो इसी से अगर कह दूँ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो क्या दिक्कत है, इसको इधर घुमा दो, यानी 1/100 हो जाएगा, है ना। इसी तरह 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए? 10⁻² मीटर, या 1/100 बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर आता है तो माइनस हो जाता है। 1 मील में आपको याद रखना 1.6 किलोमीटर होते हैं। 1 मील में 1.6 किलोमीटर, और 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर, यानी 1/1000 मीटर, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने, पेपर में आता है ये निकालने को। ऐसे याद रखो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/10⁻², और 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर, ठीक है। और 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? तो 39.3 इंच, 39.3 याद रख लो। और 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? फुट होते हैं या फीट होते हैं? तो 3.2 फीट। तो 1 मीटर में 3.2 फीट याद रखो, और 39.3 इंच याद रखो। 39.3 इंच हो गए और 3.2 फीट हो गए, ठीक है। और 1 इंच में सेंटीमीटर कितने होते हैं? तो 1 इंच में सेंटीमीटर होते हैं 2.54। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? तो 1 माइक्रोन में होते हैं 10⁻⁶ मीटर। 1 माइक्रोन में कितना होता है? 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। 1 माइक्रोन 10⁻⁶ मीटर। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ नैनो में 10 नैनो ऐसे यार, नैनो 10⁻⁹, ठीक है। अब 1 फुट में कितने इंच होते हैं? तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 1 फुट में 12 इंच, 1 फुट 12 इंच, इतना याद रखो, 1 फुट 12 इंच का होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 1 फुट 12 इंच। एंगस्ट्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻ मीटर होता है। और नैनो में 10⁻⁹ हो जाता है, एंगस में 10 हो जाता है, ठीक है। फर्मी में 10⁻⁻15 हो जाता है। क्या हो जाता है? 10⁻⁻15 मीटर, एक फर्मी। तो फिर से बता रहा हूँ, फर्मी 10⁻⁻15, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, और नैनो 10⁻⁹, 1 फुट में 12 इंच हो गए, ठीक है। नॉटिकल माइन बहुत न्यूज़ में रहती है, तो ये याद रखनी पड़ेगी, 1.8 किलोमीटर, ठीक है। नॉटिकल माइन ऐसे याद कर लो, 1.8। और माइल कितना होता है? 1.6।
तो दोनों में अंतर है, 1 माइल 1.6, एक नॉटिकल माइल 1.8। ठीक है, चलिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है जो आपकी सूरज और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं ना, जो उसकी बीच की दूरी होती है। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको बोलते हैं? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को। और ये कितनी है? 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ठीक है, चलिए। अब 1 एकड़ की अगर बात करें तो 1 एकड़ में आपको याद रखना है 4840 स्क्वायर यार्ड होता है, 4840 स्क्वायर यार्ड। और 1 हेक्टेयर आपका 2.5 एकड़ के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है? 2.5 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे अंबानी ने 3000 एकड़ में बनवाया है वो जो क्या है, वन तारा प्रोजेक्ट, तो ऐसे 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ के बराबर होता है, समझ रहे हो आप। और 100 हेक्टेयर 1 स्क्वायर किलोमीटर। 100 हेक्टेयर में 100 हेक्टेयर 1 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 100 हेक्टेयर 1 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए, एंगस्ट्रॉम में 0.1 नैनोमीटर होते हैं। पार्सेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? लार्जेस्ट यूनिट है टू मेजर डिस्टेंस। अच्छा, उससे पहले ये तो देखो लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर कितना होता है? 1 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अब लाइट ईयर है क्या? लाइट ईयर डिस्टेंस जो भी ट्रेवल करती है लाइट एक साल में वैक्यूम में, वो होता है। कोई पूछे व्हाट इज़ लाइट ईयर, तो लाइट ईयर वैक्यूम मतलब स्पेस में एक साल में लाइट जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ये होती है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, ये लाइट ईयर हो गया आपका। और पार्सेक क्या होती है? पार्सेक सबसे बड़ी यूनिट होती है डिस्टेंस को मेज़र करने की। कोई पूछे व्हाट इज़ पार्सेक, तो डिस्टेंस मेज़र करने की सबसे बड़ी यूनिट है। इससे पहले मैंने पैरेलैक्स मेथड बताया था। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है? जो आपका स्पेस में दूरियां मापता है। और पार्सेक क्या होता है? जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ये क्या होती है? 3.26 लाइट ईयर के बराबर होती है। 3.26 लाइट ईयर के बराबर है 1 पार्सेक। ठीक है, तो इसको एक बार याद कर लेना, फिर से एक बार देखते हैं। एक बार फिर से देख लो इसको। किलोमीटर पता ही होगा, 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2। 1 माइल आपको याद रखना 1.6 किलोमीटर। 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3। 1 मीटर में 39, ये 3.2 फीट और 39.3 इंच। और 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर। 1 फुट में 12 इंच। 1 फुट में 12 इंच। और 1 यार्ड में 3 फीट। 1 नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर, यानी 1.8 याद रख लो। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सन और अर्थ के बीच की दूरी को कहते हैं। और ये कितनी है? 1.495 इंटू 10 की पावर 11। एक लाइट ईयर होता है जो भी लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करती है एक साल में वैक्यूम में, उसको बोलते हैं। ये है 9.46 इंटू 10 की पावर 15। पार्सेक क्या है? पार्सेक लार्जेस्ट यूनिट है टू मेजर डिस्टेंस। ठीक है, सबसे बड़ी यूनिट है जो डिस्टेंस मेजर करती है। ये कितनी है? 3.26 लाइट ईयर। ठीक, अब दूसरा 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर होते हैं। 1 माइक्रोन में 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। और 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9। एंगस्ट्रॉन में 10 की पावर -10। फर्मी में 10 की पावर -15। हेक्टेयर 2.5 एकड़ के बराबर होता है। और 1 स्क्वायर किलोमीटर 1000 हेक्टेयर के बराबर। और 1 स्क्वायर मील 2.6। तो ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सब। अब टाइम की यूनिट 1 आउंस किसके बराबर होती है? 1 आउंस होती है आपकी 28.35 ग्राम। 1 पाउंड होता है 16 आउंस के बराबर। 1 पाउंड 16 आउंस। और 1 किलो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.2 पाउंड होता है 1 किलो। यह 1000 ग्राम तो पता है आपको। 1 कुंटल में 100 ग्राम होते हैं। एक लूनार मंथ क्या होता है? 28 दिन का होता है, जिसमें चांद चक्कर लगाता है पृथ्वी का। एक लूनार मंथ 28 डेज। और 1 मीट्रिक टन जो होता है वो 1000 किलो के बराबर होता है, तो पता होगा आपको। पिकोग्राम 10 की पावर -12 ग्राम। एक सोलार मंथ 30 या 31 दिन। और फरवरी है तो 28 29 दिन। मतलब जो आपका महीना होता है ना जिस महीने का, उसी को सोलार मंथ बोलते हैं। वो चाहे जनवरी हो, चाहे फरवरी, चाहे अक्टूबर। एक साल क्या होता है तो पता है आपको, 13 लूनार मंथ या 1 डे। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। मिलीग्राम 10 की पावर -3। मिली, माइक्रो, नैनो और ये फेम्टोग्राम बहुत इजी है, सब में 3 देखो बढ़ते जाते हैं, ऐसे याद रखो। मिली, माइक्रो, नैनो, फेम्टोग्राम। मिली, माइक्रो, नैनो, फेम्टोग्राम, सब में 3 बढ़ा दो। 3 देखो बढ़ रहे हैं। अब इधर ये गैलन इंपॉर्टेंट है 3.7। बैरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 158.9, यानी अप्रॉक्स 159 लीटर। ये बैरल वगैरह में ही ऑयल आता है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1 बैरल 159 लीटर याद रख लो। और 1 बैरल में 82 US गैलन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो डेराइव यूनिट अभी बताई मैंने कैसे निकलती, जैसे एरिया फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ मीटर, ब्रेथ मीटर, तो हो गया मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो मीटर 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 इंटू मीटर क्यूब बन गया। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम।
मास की यूनिट क्या है किलोग्राम, वॉल्यूम की क्या है मीटर क्यूब, तो हो गया किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। अब ये अपॉन हटाओगे अगर तो हो जाएगा ये, अगर ऊपर लाओगे किलोग्राम डॉट मीटर की पावर -3 लग जाता है, ठीक है। ऐसे वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मीटर और टाइम सेकंड, मीटर पर सेकंड, चाहे मीटर पर सेकंड बोलो, अपॉन हटा दोगे तो मीटर सेकंड इनवर्स हो जाता है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है तो दोस्तों पढ़ा होगा चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v2 - v1 अपॉन टाइम, है ना। डेल्टा v का मतलब यही होता है। जैसे मान लो आपने 100 की स्पीड से गाड़ी भगाई, अब एकदम से गाड़ी को 50 कर दिया, तो कुछ टाइम लिया होगा, मान लो 2 सेकंड, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हुआ 100 - 50, 50 अपॉन 2 25, तो यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की किलोग्राम, एक्सेलरेशन की अभी निकाली मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या बन गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या सिंपल याद रखो न्यूटन फोर्स की। वर्क की एनर्जी, वर्क की यूनिट सीधा जूल याद रखो, सबसे सिंपल है। पावर की एनर्जी क्या होती है, देखो पावर का फॉर्मूला क्या है वर्क अपॉन टाइम, वर्क होता है जूल, टाइम होता है सेकंड, तो जूल अपॉन सेकंड हो गया। प्रेशर की यूनिट क्या होती है फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर का फॉर्मूला, तो फोर्स की क्या हो गई न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। या पैस्कल याद रखो, सबसे सिंपल पैस्कल, ठीक है। हीट की जूल होती है, रेजिस्टेंस की सिंपल है ओम याद रखो, बस रेजिस्टेंस की ओम। इम्पल्स की न्यूटन सेकेंड, इम्पल्स की न्यूटन सेकेंड हो जाती है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मतलब P = m इंटू वी, मास की क्या हो गई किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया। स्पीड की होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड की डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो गया मीटर, टाइम हो गया सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो गया, स्पीड क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब चलिए देखते हैं मोशन क्या होता है। मोशन क्या है, देखिए मोशन समझिए क्या होता है। देखिए अगर कोई बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, है ना, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो। तो मोशन का मतलब क्या होता है, इफ़ द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज विथ टाइम देन द बॉडी सेट टू बी मोशन। मतलब अभी आप यहाँ बैठे हो, फिर कल वहाँ चले गए, अभी कल कह रहा हूँ मतलब अभी तुरंत वहाँ चले गए, तुरंत वहाँ चले गए, जो चलता फिरता है बहुत सिंपल है। बस पोजीशन, मोशन की डेफिनेशन पूछे क्या बताओगे, इफ़ अ बॉडी चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम देन इट इज सेट टू बी अ मोशन। अब यहाँ देखो दो मोशन बन के आते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म का एग्जांपल ऐसे समझो, मान लो आप ट्रेन में बैठे हो, बॉल फेंक रहे हो, तो वो बॉल आपके नीचे ही हाथ में आ रही, क्यों, क्योंकि ट्रेन एक समान स्पीड से चल रही है और उसी स्पीड में आप बैठे हो। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, अब जैसे एक बगल में बाइक चल रही है, एक बगल में बाइक चल रही है, दोनों लोग आप लोग बातें कर रहे हो आपस में, बाइक चल रही है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है, आप लोग समान स्पीड से चल रहे हो, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, इफ़ अ मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल सेम डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ठीक है, सेम दूरी एक समान समय में तय करने को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म उसका उल्टा कह दो, सेम दूरी डिफरेंट टाइम में तय करने को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे, मोशन लिखा ऐसे, इधर बताता हूँ, जैसे लिखा मोशन, यहाँ लिखा यूनिफॉर्म, यहाँ लिखा ऐसे नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म लिख लिया क्या, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, नॉन इक्वल टाइम नॉन इक्वल डिस्टेंस, ऐसे। अब न्यूटन के 3 लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं न्यूटन के 3 लॉ। तो एक पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 लॉ। तो पहले लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत आसानी से एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। जड़त्व का नियम क्या कहता है, मान लो आप अभी ये बेड है, मस्त यहाँ सो रहे हो, ठीक है, सो रहे हो, संडे है वो मंडे हो, मस्त 11 बजे तक सो रहे हो, मम्मी आई उठो उठो उठो, उठ ही नहीं रहे हो आप, ठीक है। पापा आए खाली एक आवाज़ दी है सोनो, तुरंत उठ गया, जी पापा मैं तो जग ही रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ है, क्यों, मतलब आप रेस्ट में हो, सोनू रेस्ट में है, तो रेस्ट में रहना चाहते हैं जब तक उन पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। मम्मी आई, देखो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, पर सोनू का जो फोर्स है, सोनू की जो इनर्शिया है वो ज़्यादा है मम्मी के फोर्स से। मम्मी कह रही उठो उठो, अब तुम सुन ही नहीं रहो, तुम इतना तगड़े फोर्स लगा रहे हो, नहीं मैं नहीं उठूंगा। पर जैसे ही पापा आए, पापा का फोर्स है ज़्यादा, तुरंत उठ गए तुम। तो बात समझे, जैसे मान लो आप बैठे हो कार में, ठीक है, कार में बैठे हो, आप कार को कोई धक्का दे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जैसे ही कार स्टार्ट हो गई, गियर लगाया, तुरंत आप पीछे की तरफ गिरते हो, क्यों। तो यही कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, और इसी का उल्टा भी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया। मतलब कोई दिन भर दारू ही पी रहा है, जब तक उसको मारो नहीं ना, घर वाले उसको टाइट नहीं करेंगे, वो दिन भर वही करेगा, मतलब जब तक उस पर एक्सटर्नल प्रेशर ना हो। अभी देखो ना न्यूज़, जब अभी आपकी पढ़ाई धीरे हो जाएगी, पर जब एग्जाम का समय आता है इतना एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है ना, ये होता है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया है कि जब टाइम कम होता है तो आप ज़्यादा काम करते हो। तो कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करता है जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाओ। अब आयोग री एग्जाम ना कराता, अगर आप लोग हड़दंग नहीं करते, ये क्या आंदोलन प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करते ना, तो कुछ नहीं कराता, समझ लो। तो जब आपका प्रेशर भारी हुआ, आपका फोर्स ज़्यादा लगा, आयोग का कम लगा, इसलिए उसने री एग्ज़ाम कराया, समझ लो। पुलिस वालों ने भी, पुलिस का भी एग्ज़ाम क्यों री एग्ज़ाम हुआ, इसीलिए
कि प्रेशर ज़्यादा लगा, फोर्स ज़्यादा लगा, ठीक है। चलिए, तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पहला न्यूटन ऑफ लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाओ, और मोशन में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाओ। अब देखो, चलती गाड़ी को स्टार्ट कर दो तो आप कहाँ गिरते हो, चलती गाड़ी से, मतलब बैठे हो, गाड़ी स्टार्ट कर दो तो आप पीछे हो जाते हो, और चलती गाड़ी को रोक दो तो आप आगे की ओर हो जाते हो, है ना। तो ये सब होता है। व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर सिटिंग टेंड टू लीन फॉरवर्ड, आगे आ जाता है चलती बस जब रुकती है, और जब रुकी बस स्टार्ट होती है तो वो पीछे गिरता है, ठीक है। ये सब न्यूटन का पहला लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, समझ गए ना, बहुत इसके एग्जाम्पल बन जाएंगे। सेकेंड लॉ जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है फोर्स इज इक्वल टू, मतलब ए इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास बोल सकते हो, या फिर इक्वल टू एम ए, मतलब फोर्स जो होता है मास और एक्सेलरेशन के बराबर होता है, या पी इज इक्वल टू एम वी, मतलब अभी बता रहा हूँ, मोमेंटम होता है ये, पी क्या होता है, मोमेंटम, एम मास और वेलोसिटी, मतलब द रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इट टेक प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब कहने का आसान भाषा में समझिए, कह रहा है कि ये जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम ये जो होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स जो लगा रहे हो आप, क्या लगा रहे हो, फोर्स जो लगा रहे हो। अब मोमेंटम समझो, जैसे एक बॉलर है, ये एक बैट्समैन है, बॉलर स्पीड से बॉल डाल रहा है, बहुत तेज़ी, फास्ट बॉलर है, तो इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसके हाथ में गेंद है और स्पीड भी है। तो जब मास हो वेलोसिटी हो, और मास और वेलोसिटी दोनों ज़्यादा हो तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। और यही मैं इसको इतनी बड़ी बॉल दे दूँ अगर फुटबॉल डालने को, है ना, तो वो नहीं डाल पाएगा क्योंकि ये बड़ा हो गया, समझ लो। तो छोटी चीज़ों का मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मोमेंटम ज़्यादा लगेगा। और यही आपने देखा होगा, क्रिकेटर जब कैच लेता है तो अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है, क्योंकि जब वो अपने हाथ को पीछे ले जाता है तो टाइम लगता है उसको, तब तक वो स्पीड कम हो जाती है बॉल की जो आ रही है। इसी टाइम गैप को बोलते हैं क्या, न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टू फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स, मतलब जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है और इसको हटाने के लिए एक्सेलरेशन आता है, फिजिकल टू एम ए पढ़ा होगा आपने, ठीक है। क्रिकेट प्लेयर रिट्रैक्ट हिज हैंड स्लाइटली व्हेन ही कैच द बॉल, तो न्यूटन सेकंड लॉ है ना, हाथ पीछे की ओर करता है। अब जैसे आप देखो ना, क्रिकेट खेल लो, उसके पास में जो खड़ा होगा फील्डर, उसके पास बॉल ज़्यादा तेज़ी से आएगी, क्यों, क्योंकि टाइम कम है और मास और वेलोसिटी ज़्यादा है, इसलिए, ठीक है। और न्यूटन थर्ड लॉ दोस्तों एक्शन रिएक्शन का काम है, जो रॉकेट चलता है इसी पे पूछता है, रॉकेट इसी लॉ पे काम करता है, एक्शन रिएक्शन पे, ठीक है। और जब आप गन चलाते हैं तो आगे भी फोर्स लगा और पीछे भी झटका लगता है, समझ लो। हर चीज़ में एक्शन रिएक्शन होता है, हर चीज़ में, किस में नहीं है एक्शन रिएक्शन, आप बताओ कहाँ पे नहीं। अब मैं एक्शन कर रहा हूँ तभी तो आप रिएक्ट कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ रहे हो, कोई आपको गाली देगा उसको कूट दोगे आप, तो एक्शन का रिएक्शन होगा, समझ रहे हो। तो समझ लो, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ह्यूमन टेंड टू रिएक्ट, यार हम कहते हैं कि रिएक्ट मत करो, वो हो ही जाता है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ इसलिए बनाई है, जब आपको कोई कुछ कहेगा तो अपने आप एक्शन होता है, वो फिर जो नहीं कर पा रहा वो फिर बियॉन्ड ह्यूमन हो गया, भैया वो तो साधु संत है, समझ रहे हो। तो जब भी कोई आप पे हर इक्वल रिएक्शन होता है, पर हाँ नहीं होगा जब आप दीवार पे चाहे जितना हाथ मारो नहीं हो पाएगा, कुछ वो फोर्स नहीं लगाएगी, समझ रहे हो। दीवार मूव नहीं होगी, वो क्यों, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो। तो समझ लो, दीवार भी अभी आप दीवार में घूसा मारो, दीवार का भी आप पे हाथ पे लगेगा, ठीक है। मतलब द फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्शन, while the force applied by second object to another is called reaction, ठीक है। साइज ऑफ फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ फोर्स, मतलब कहने का इक्वल होता है एक्शन रिएक्शन। जब आप गोली चलाते हैं तो पीछे भी झटका लगेगा, आगे भी। पुलिंग वाटर फ्रॉम द वेल, द रोप ब्रेक्स एंड द मैन फॉल बिहाइंड द वेल। आप रस्सी खींच रहे हो ऐसे ऐसे ऐसे, रस्सी अगर टूट जाए तो आप पीछे गिरोगे कि नहीं गिरोगे। या रस्सी वाला गेम कभी खेला होगा, टग ऑफ वॉर जिसको बोलते हैं। अब दोनों लोग रस्सी खींचो, अगर ये यहाँ से छोड़ दे तो आप पीछे गिर जाओगे, क्योंकि दोनों लोग में समान फोर्स लगता है, ठीक है। तो आराम से तीनों लॉ याद हो गए। पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया, पूछेगा लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन का कौन सा लॉ है, तो पहला लॉ है। मोमेंटम वाला है फिजिकल टू एम ए, कौन सा लॉ है, सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन, ऐसा ही पूछता है कि रॉकेट किस पे काम करता है, तो आप बता दोगे थर्ड लॉ पे काम करता है। ऐसे पूछ लेगी कि अगर ट्रेन में बॉल फेंक रहे हो, बॉल आप ही के हाथ में आ रही है, कौन सा लॉ है, पहला लॉ है, क्योंकि रेस्ट में हो आप और समान वेलोसिटी से चल रही है। सिंपल है ये, बस ऐसे ही याद रखना है, सिंपल। तो ये था दोस्तों पहला लेक्चर साइंस का। अब दूसरा लेक्चर आपको कल मिलेगा, डेली एक लेक्चर साइंस का मिलेगा। अच्छे से इसको करो, हो सके तो नोट्स SCS से ये साइंस के ले लो, तब साथ में पढ़ते चलोगे, ज़्यादा मजा आएगी। और फिर अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, जैसे मैं पढ़ाता जाऊँगा। प्री प्लस मेंस पूरा PCS के लिए कवर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। बाकी करंट अफेयर से अपडेट इसको करवा देंगे, GS 3 भी कवर हो जाएगी आराम से मेंस की, ठीक है। तो अच्छे से इसको करो। कैसा लगा कमेंट में बताओ, क्या इंग्लिश में अलग से मिलता रहे या हिंदी में भी देखोगे, ठीक है। कमेंट में बताना कैसा है।